कई साल पहले तिब्बत पर राज करता था एक बूढ़ा जादूगर। येन था उसका नाम। येन बहुत नेक, दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, येन अपने बिस्तर पे लेटा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। ये अब तुम्हारा अंत नजदीक है। येन ये सुन के सोच में पड़ गया कि उसके बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने जादुई प्याले के पास गया और उसने बोला, जादू, जादुई प्याले, बताओ मुझे, कौन है मेरे जैसे जो मेरी गद्दी संभाले। जादुई प्याला में वायु दिखा। वायु उड़ सकता है और वो हवा पे काबू कर सकता है। वायु बहुत शक्तिशाली है। ये देख येन खुश होता है और फिर अचानक वायु अग्नि में बदल जाता है। अग्नि के पास ज्वाला की शक्ति है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पे काबू कर सकता है। ये ना बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अग्नि वायु से बेहतर है, और तभी अग्नि जल में बदल गया। जल के पास पानी की शक्ति थी। वो पानी पे चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गद्दी कौन संभालेगा, अग्नि, वायु या जल। येन सोच में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वो तीनों जादूगरों से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तीनों भाइयों की गुफा में पहुंच गया। तीनों जादूगर साथ में खाना खा रहे थे। मैं येन हूँ, 7 सालों से तिब्बत का राज जादूगर। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली हो वो मेरी गद्दी संभाले, मतलब तिब्बत का राज जादूगर बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन? मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं वायु का रुख मोड़ सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। और मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पे चल सकता हूँ। मैं तुम तीनों को परखूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन तीनों जादूगर भाई येन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहले उन्हें एक खूंखार शेर मिला। शेर को देख येन घबराया। शेर ने जादूगरों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर झपटा, अग्नि ने उस शेर को जला डाला। बहुत खूब अग्नि, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम शक्तिशाली हो। येन को अग्नि की फुर्ती बहुत अच्छी लगी। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन सोच में पड़ गया कि अब वो लोग दलदल कैसे पार करेंगे। तभी वायु ने आस-पास पड़े पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। वायु, बहुत अच्छे, तुमने तो नया मार्ग बना दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। येन को वायु की समझदारी पसंद आई। कुछ दूर और चले तो अचानक आग की लपटें नजर आई। जंगल में आग फैल रही थी। तभी जल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। बहुत अच्छे जल, तुमने तो पूरा का पूरा जंगल बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन सोच में पड़ गया कि तीनों भाइयों में सबसे शक्तिशाली कौन है, अग्नि,
वायु या जल। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे विश्राम करने का आदेश दिया और विश्राम करते समय येन की नजर एक तोते पे पड़ी जो पंख फैला के उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पे पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था और फिर येन की नजर पास ही तालाब की एक मछली पे पड़ी जो बड़े चाव से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आया, तुम तीनों भाई अलग हो, जैसे इस जंगल में रहने वाले जीव। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने गुणों में शक्तिशाली हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी गद्दी संभालोगे। येन तीनों भाइयों में से शक्तिशाली जादूगर कौन है ये तय नहीं कर पाया क्योंकि तीनों अलग अलग थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकता क्योंकि तीनों जादूगर अपने अपने गुणों के महारथी थे। इसलिए कहते हैं, अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग। हमें किसी और के संग बराबरी नहीं करनी चाहिए। समुद्र किनारे श्यामपुर नाम का एक गांव था जहां मछली व्यापारी हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह की 3 बेटियां थीं, माया, गीता और सोनम। तीनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। माया बहुत शैतान थी। वो अक्सर गांव के लोगों से उल्टा सीधा बोलकर घर भाग जाती। ए राम सिंह, तू गंजू टकलू चपड़ गंजू है। ए मौसी, तेरी शक्ल काली कुतिया से मिलती है। गांव के लोग जब हरि सिंह के घर शिकायत करने पहुंचते तो माया कहती, पापा, ये सब मैंने नहीं कहा, गीता और सोनम ने कहा होगा। हमने नहीं कहा, ये माया है। बाहर जाकर लोगों को उल्टा सीधा बोलती है और नाम हमारा लगाती है। भाई साहब, किसी ने भी कहा हो, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सोनम की गौरव नाम की एक लड़के से शादी तय हो चुकी थी। सोनम अक्सर शाम को पार्क में गौरव से मिलने जाया करती। सोनम, कल मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। ठीक है, कल मम्मी पापा भी मौसी के घर जा रहे हैं। उनके घर से निकलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माया छुपकर सोनम और गौरव की सारी बातें सुन लेती है। गौरव के साथ मूवी देखने तो मैं जाऊंगी। अगले दिन हरि सिंह पत्नी और गीता के साथ मौसी के घर चला जाता है। घर पर सिर्फ माया और सोनम बचते हैं। सोनम अपने रूम में गौरव के साथ मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। माया सोनम को कमरे में बंद कर देती है और गौरव के पास चली जाती है। गौरव माया को सोनम समझ लेता है। सोनम आ गई? हाँ, चलो सिनेमा हॉल चलते हैं। माया गौरव के साथ पूरे दिन घूमती है। उधर शाम को हरि सिंह, पत्नी और गीता घर लौटते हैं। वो देखते हैं कि सोनम का कमरा बाहर से बंद है। हरि सिंह कमरे को खोलता है तो देखता है कि सोनम अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। उठो बेटा सोनम, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? पिताजी, माया ने मुझे कमरे में बंद किया और मेरी जगह गौरव के साथ मूवी देखने चली गई। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मुझे कमजोरी आ गई और मैं बेहोश हो गई। तभी माया वहाँ पहुँचती है। अरे पिताजी, आप लोग तो आज घर लौटने वाले नहीं थे। माया, तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगी। कुछ दिनों बाद सोनम की गौरव से शादी हो जाती है। एक दिन हरि सिंह अपने परिवार से कहता है, हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं। वहाँ मछलियों का व्यापार करने में 2 गुना फायदा होगा। पिताजी, हम श्रीलंका जाएंगे कैसे? जहाज से।
अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हरि सिंह का परिवार, हरि सिंह, पत्नी माया और गीता जहाज से श्रीलंका की ओर निकलते हैं। जब जहाज बीचों बीच समुद्र में था तो समुद्र में तूफान आ जाता है। जहाज डूबने लगता है। समुद्र की लहरें हरि सिंह को उसके परिवार से अलग कर देती हैं। माया अपनी माँ के साथ बह जाती है और गीता हरि सिंह के साथ बह जाती है। माया और उसकी माँ को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं। वे उन्हें समुद्र किनारे एक गांव तक पहुंचा देते हैं। उधर हरि सिंह गीता के साथ एक टापू पर पहुंच जाता है। 3 साल बाद हरि सिंह लगातार 3 साल तक अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। हरि सिंह गीता की शादी कर देता है। उधर हरि सिंह की पत्नी माया की शादी कर देती है। संयोग से गीता और माया अपने पतियों के साथ हनीमून मनाने एक ही जगह वृंदावन पहुंचते हैं। ये वृंदावन कितना सुंदर है। हाँ, तुम यहीं रुको, मेरे पेट में कब्ज बन रही है। मैं अभी मेडिकल से दवा लेकर आता हूँ। उधर गीता अपने पति के साथ होटल में होती है। मुझे बुखार आ रहा है, तुम जरा आसपास के मेडिकल से दवाई ले आओ। गीता मेडिकल पर दवाई लेने पहुंचती है। माया का पति मेडिकल पर पहले से खड़ा था। वो गीता को माया समझ बैठता है। अरे तुम यहाँ आ गई? मैंने कहा था ना, 1 मिनट वहीं रुको। चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। माया का पति गीता को गोद में उठा लेता है। गीता माया के पति के एक थप्पड़ मारती है। बदतमीज, तूने मुझे छुआ कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति होटल में है। उधर होटल में गीता का पति गीता का इंतजार करते करते थक जाता है। वो होटल के बाहर गीता को ढूंढने जाता है। उसकी निगाह माया पर पड़ जाती है। वो माया के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मैंने तुम्हें दवा लेने मेडिकल भेजा था और तुम यहाँ खड़ी होकर लड़कों को ताड़ रही हो। तूने मुझे थप्पड़ मारा? माया गीता के पति की पिटाई करने लगती है। तभी गीता का पति बोल पड़ता है। ये तुम्हें क्या हो गया गीता? गीता का नाम सुनते ही माया सब कुछ समझ जाती है। लगता है तुम मेरी बहन के पति हो। वे दोनों मेडिकल हॉल पर जाते हैं। माया और गीता इतने साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। माया गीता के साथ हरि सिंह के पास पहुंचती है। अरे मेरी बेटी। फिर वे सभी लोग माया के साथ माँ के पास पहुंचते हैं। माँ गीता और हरि सिंह से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वे सभी लोग अपने गांव श्यामपुर लौटते हैं। पिताजी, आप लोग सब कहाँ गायब हो गए थे? मैंने और मेरे पति ने आप लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। बेटा, बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ।